हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग? बढ़िया एकदम। तो हम लोग अपनी क्लास को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हमने क्लास छोड़ा था वहां से। सर, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, जो कि हम अब धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स आप में से बोल रहे हैं कि सर क्या हमारा कोर्स हो पाएगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत अभी हमने बेसिक्स कर रहे थे तो उतना टाइम लग रहा था क्लास में। बट हम लोग अब वो ग्रिप ले चुके हैं कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। अब सिर्फ आपको चीज़ों को सुनना है, समझना है और चीज़ों को सिर्फ रिटेन करना है। बाकी सारी मेहनत मैं करके आया हूँ, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ फैक्ट्स भी नहीं पढ़ने हैं। बहुत मतलब ऐसा होगा कि हम एक दिन में 10 केस स्टडीज़ भी ख़त्म कर देंगे आराम से। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, और अपने केस स्टडीज़ जो कंपनी लॉ से रिलेटेड चल रही थी उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो सर, आज हमारा पहला केस स्टडीज़ जो केस हम पढ़ने वाले हैं वो है केस लॉ नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार यदुवंशी वर्सेस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO। तो देखिए सर, यहाँ पे आप हम जो पढ़ने का एक तरीका जो पहले फॉलो कर रहे थे, जिसमें हम पूरा अंदर से पढ़ रहे थे, वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि सर टाइम भी कम है और उतना मुझे लगता है कि नीड नहीं है। अगर रेगुलर क्लास होता तो हम लोग उसमें टाइम लगाते। अब मैंने क्या करा है, आपके लिए लीगल इशू पहले ही बना के रख दिया है, जिससे आपको एग्जाम में जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो लीगल इशू ही पता होना चाहिए। फैक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना सर, तो हम यहाँ पे फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स तो ये भी आ सकता है और कुछ और भी आ सकता है। मेन चीज़ है कि हमें लीगल टेक अवे, लीगल इशू उस केस का पता होना चाहिए कि इस केस में ये हुआ था और कोर्ट या NCLT ने इसका डिसीजन क्या दिया। तो सर, मैं आपको इसकी समरी बताऊं। इस केस में क्या हुआ था कि एक ऑफिस है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है SFIO। तो सर, इसने जो है पेटिशन डाला कि भैया इस कंपनी ने क्या करा है, इस कंपनी के अगेंस्ट समन इशू करा हुआ है। कंपनी के अगेंस्ट कौन सी कंपनी से, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कंपनी थी भूषण स्टील लिमिटेड एंड ORS करके। भूषण स्टील को तो आप सब जानते हैं। तो सर क्या हुआ था कि भूषण स्टील में कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, तो उन्होंने कुछ फ्रॉड करा होगा। तो सर बिल्कुल फ्रॉड तो हुआ होगा, कुछ मिस रिप्रेजेंट करा होगा कि या कुछ भी मिस नॉनसेंस कुछ भी करा हो, वो कंपनी जो है सफ़र कर रही थी। तो SFIO एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है जो कि इस चीज़ों को देख रही थी। तो सर क्या हुआ इस केस में, भूषण स्टील में एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड थे। सर नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? आप लोग बोलेंगे सर नॉमिनी डायरेक्टर जो बैंक अपॉइंट करते हैं वो होते हैं। सर ऐसा नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं, वो हम नेक्स्ट केस स्टडीज में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर क्या है सर, जो बैंक अपॉइंट करते हैं। तो सर बैंक ने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट क्यों करा हुआ है? शायद भूषण स्टील जिसने फ्रॉड करा है या कुछ भी मिसलीडिंग चीज़ें कर रही हैं जिसकी वजह से उसको समन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है। तो भूषण स्टील ने क्या करा होगा कि लोन लिया होगा बैंक से। बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक क्या करता है कि ओवरसी करने के लिए, अब बैंक तो देख नहीं सकता ना भूषण स्टील उस पैसे का क्या कर रहा है, तो उस पैसे को मॉनिटर करने के लिए, उस कंपनी को मॉनिटर करने के लिए बैंक जो है एक डायरेक्टर अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ भूषण स्टील में, जिसे हम नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। जो डे टू डे वर्क तो नहीं करेगा, सिर्फ आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग को पार्टिसिपेट करेगा और डे टू डे अफेयर्स को बस देखेगा, दूर से नहीं छुएगा, नहीं सिर्फ देखेगा, उसे नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। तो सर नॉमिनी डायरेक्टर भूषण स्टील में अपॉइंटेड थे। तो SFIO इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है सर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। तो इन्होंने क्या करा, इसने भूषण स्टील के खिलाफ तो उसने पेटिशन डाला हुआ था, समन चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो जो उस कंपनी के बोर्ड में जो एक वन ऑफ द डायरेक्टर थे, नॉमिनी डायरेक्टर, तो सर उसके अगेंस्ट भी एक समन इशू करवा दिया SFIO ने कोर्ट में जाके। तो सर उसके अगेंस्ट भी क्या आ गया, एक समन इशू हो गया। तो सर यहाँ पे केस ये बनता है, क्या नॉमिनी डायरेक्टर को हम लोग प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर तो सिर्फ देखने आता था सर, उसको कुछ नहीं पता था दीन दुनिया का, उसको कुछ भी नहीं पता था। इसलिए तो वो नॉमिनी डायरेक्टर है ना, कि सिर्फ वो आएगा बोर्ड मीटिंग में, देखेगा कि हो क्या रहा है और चेक करेगा कि जो उसका पैसा है उसको वो मिस यूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं। ये काम होता है नॉमिनी डायरेक्टर का। बट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने उसके अगेंस्ट में समन इशू कर दिया, उसके अगेंस्ट एक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया, ये इस केस में है। तो क्या कोई भी अथॉरिटी नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट ऐसा कर सकती है? तो सर आगे पढ़ते हैं कि केस में हुआ क्या।
तो सर पेटिशनर कौन था, वो पंजाब नेशनल बैंक का नॉमिनी डायरेक्टर था। यानी कि पीएनबी एक बैंक थे, पीएनबी के बारे में तो आप जानते हैं, और एक भूषण स्टील लिमिटेड था बीएसएल करके, ठीक है सर। भूषण स्टील ने शायद लोन लिया होगा पीएनबी से, और पीएनबी ने एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया होगा। अब भूषण स्टील के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, क्या नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट भी ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब यहां तो हो गया था, इसलिए केस कहां गया, आगे गया सर। आगे हाई कोर्ट में क्या केस हुआ, अब देखिए, अब हमें फैक्ट्स पता चल गए सर, क्योंकि सर फैक्ट्स तो बदलते रहते हैं सर, फैक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। पीएनबी की जगह एसबीआई आ जाएगा, यस बैंक आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लीगल इशू पे ध्यान देना। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, इस पे ध्यान देना है आपको। तो सर क्या बात है ध्यान देने वाली, कि लीगल इशू क्या है सर? लीगल इशू ये है, क्या पेटिशनर कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द एलिज फ्रॉड कमिटेड बाय बीएसएल। बीएसएल ने जो फ्रॉड कमिट करा था उसके लिए लायबल क्या नॉमिनी डायरेक्टर भी होगा? तो यहाँ पे पेटिशनर कौन था सर? पेटिशनर यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर था। क्या नॉमिनी डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट करे जाएंगे? सोली फॉर द रीजन, देखो क्या लिखा है, सोली फॉर द रीजन पेटिशनर एक डायरेक्टर था बीएसएल का, और डायरेक्टर भी कैसा डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। अगर वो जनरल एक डायरेक्टर होता तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हम लोग इनिशिएट कर सकते थे, बट यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर की बात हो रही है सर। उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, ना उसको पूछा जाएगा, तो उससे पूछ के थोड़ी काम हो रहा है, इसलिए। तो सर आपको समझ आ रहा है ना लीगल इशू देख के कि आगे डिसीजन क्या आने वाला है। दूसरा, whether there is a material on record to indicate that the petitioner was complicit in the commission of alleged offense। सर यहाँ पे लिखा है मटीरियल ऑन रिकॉर्ड। क्या मटीरियल ऑन रिकॉर्ड है? यानी कि जब भी कोर्ट में कोई भी फैसला होता है, कोर्ट में अगर कोई भी फैसला होना है, तो जज किस बेसिस पे देगा? यानी कि मान लो एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा कि पुलिस के साथ, पुलिस को आपने कोई भी, आपने कुछ भी बोला हो, कि पुलिस को अगर आपने कह दिया कि सर मैंने ये ऑफेंस करा है, तो ये सर जो भी ये एविडेंस है ना, अगर आपने पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट दी है, ये एडमिसिबल नहीं होती, यानी कि ये मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जज इसको नहीं देखेगा। तो सर यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि क्या ये मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कुछ ऐसा एविडेंस है कि हम नॉमिनी डायरेक्टर को, हम लोग उसको प्रोसिक्यूट कर पाए। तो सर यहाँ पे आइए डिसीजन क्या आया था सर? डिसीजन ये आया था कि पर्सन एज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी समन फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 128, 129, 448 विदाउट एनी स्पेसिफिक एलिगेशन अगेंस्ट हिम इन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सर पहला तो ये कि नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट में क्या प्रोसिक्यूशन हो सकता है? सर जनरली तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हाई कोर्ट ने ये देखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देखा, क्या स्पेसिफिक एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मेंशन था? क्योंकि एसएफआईओ ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी होती है, तो सर उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कोई मटीरियलिटी कोई फाउंड नहीं करी थी, तो सर कुछ मटीरियल एविडेंस नहीं था, तो सर इस बेसिस पे हम नॉमिनी डायरेक्टर को नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर है कि वो नॉमिनी डायरेक्टर को ब्लेम करे, प्रोसिक्यूट करे या नहीं। अगर उसने, अगर किसी भी कोर्ट ने नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया होता ना सर, तो आज के बाद हर एक कंपनी या हर एक नॉमिनी डायरेक्टर किसी और कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर बनने से पहले 1000 बार सोचता। ये प्रेशर में एक डिसीजन लिया गया। तो सर अगर वो अवेयर है, सर एक अवेयर होता है कि अगर वो जानता था कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ है और आपके पास ऐसे एविडेंस हैं कि वो प्रूफ कर पाए कि नॉमिनी डायरेक्टर ने ऑफेंस किया है, तो नॉमिनी डायरेक्टर लायबल होगा। बट अगर वो अनअवेयर था या मटेरियल एविडेंस नहीं है आपके पास, तो हम लोग नॉमिनी डायरेक्टर को नहीं पनिश कर सकते, नहीं प्रोसिक्यूट कर सकते। तो सर ये था हमारा केस लॉ नंबर 8। सर फटाफट नेक्स्ट केस पे पढ़ते हैं। सर केस लॉ नंबर 9। सर केस लॉ नंबर 9 में क्या पूछा गया था? क्यूवीसी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी है, ये 2 शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी, ठीक है सर, मान लो एबीसी करके एक कंपनी फॉर्म करी, और ये 2 शेयर होल्डर्स थे। एक शेयर होल्डर के पास 60% शेयर था और एक के पास 40% शेयर था, ठीक है सर, ये शेयर होल्डर्स थे। तो सर इस कंपनी में कुछ लोग
चाहिए भी जो काम को संभाले। तो सर यही दो शेयर होल्डर्स थे, तो इन्होंने क्या करा, कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा, यानी कि 4 डायरेक्टर जो है इस शेयर होल्डर ए ने करा और इस शेयर होल्डर बी ने जो है वो 3 डायरेक्टर अपॉइंट करे। ठीक है सर। तो सर ये जो डायरेक्टर अपॉइंट करे गए बाय शेयर होल्डर्स, इन्हें बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। तो सर नॉमिनी डायरेक्टर सिर्फ उन्हें नहीं बोलते जो सिर्फ बैंक अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स भी जो है अगर वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उन्हें भी हम लोग नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। तो सर यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है सर, ए, जिसके पास 60% शेयर है और उसने 4 डायरेक्टर को अपॉइंट किया हुआ है। और सर यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन है सर, बी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, क्योंकि इसके पास 40% शेयर है और इसने 3 डायरेक्टर को अपॉइंट करा हुआ है। यहाँ तक बात समझ आता है कि सर नॉमिनी डायरेक्टर शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है सर, ये जनरल डायरेक्टर की तरह ही काम करते हैं। ये डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे, रन करेंगे। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है सर, लीगल इशू क्या बना है, लीगल इशू ये बना है कि क्या ये जो मेजोरिटी डायरेक्टर यानी कि जो ए है, क्या वो माइनॉरिटी डायरेक्टर के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं इनके डायरेक्टर को क्या रिमूव कर सकता है। तो सर ये तो सोचने वाली बात है। तो सर जो ये मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, मेजोरिटी शेयर होल्डर मतलब जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन है सर, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को क्या मेजोरिटी शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं, ये केस गया था। तो सर एनसीएलटी ने हेल्ड करा, अगर आपने प्रॉपर नोटिस भेजा है, अगर आपने प्रॉपर नोटिस भेजा है और प्रॉपरली ईजीएम को कन्वीन करा है, तो सर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिमूव कर सकते हैं। यहां पे क्या हुआ था, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर ए था, इन्होंने मीटिंग बुलाई, ईजीएम बुलाया और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो था बी, वो जो है कंपनी में आया ही नहीं और मीटिंग में भी नहीं पार्टिसिपेट करा, और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर करा भी है तो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा गया। तो सर इसको तो हम यही मानेंगे ना कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे यही कहा गया कि देयर इज नो इलीगैलिटी इन द प्रोसेस, और अपील जो है डिसमिस कर दी। क्या हुआ था सर, मेजोरिटी शेयर होल्डर ए और माइनॉरिटी शेयर होल्डर बी, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर ने तो रिमूव कर दिया, ईजीएम बुलाई, प्रॉपर नोटिस भेजा, तो माइनॉरिटी डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया। अब जो है ये जागा है और ये अब गया एनसीएलटी के पास कि सर इसने ऐसा कर दिया। तो एनसीएलटी ने क्या करा, इसकी अपील को डिसमिस कर दिया सर। तो सर अगर केस लॉ क्या बनेगा, लीगल इशू की मेजोरिटी शेयर होल्डर्स क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर्स को क्या रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल सर रिमूव कर सकते हैं। सर एक केस और हुआ था, आगे बढ़ते हैं। केस ये था कि आपने नीरव मोदी ग्रुप आपने पढ़ा हुआ, केस लॉ नंबर 10 केवी ब्रह्माजी राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सर इस केस में क्या हुआ था सर, इस केस में आपने नीरव मोदी सुना होगा सर। तो सर नीरव मोदी एंड गीतांजलि ग्रुप, इनकी अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ था क्योंकि इन्होंने एलिज ऑफेंस करा था। तो सर इन्होंने ऑफेंस करा, तो सर क्या हुआ, इस कंपनी में कोई एक डायरेक्टर होगा, है ना सर, कोई डायरेक्टर्स होंगे, तो ये डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी क्या है, डायरेक्टर होगा सर, किसी एबीसी लिमिटेड में ये डायरेक्टर होगा। तो सर क्या हुआ कि कंपनी के अगेंस्ट में जो है प्रोसिक्यूशन चल रहा था, और प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा था, यूनियन ऑफ इंडिया कर रहा था सर। तो सर यूनियन ऑफ इंडिया कर रहा था, तो क्या हुआ, इस डायरेक्टर के अगेंस्ट भी क्या कर दिया, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया और एसेट्स को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। एसेट्स को अटैच मतलब सर, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को कब्जा कर लिया गवर्नमेंट ने, और ना ही अब वो उसको सेल कर सकता है, ना ही उसको वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो सर क्या ऐसा करा जा सकता है, तो सर सिंपल इसका लीगल इशू ये बनता है, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को हम अटैच नहीं कर सकते। ये जो है डिसीजन था एनसीएलटी का। एनसीएलटी ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सर नीरव मोदी ग्रुप के अगेंस्ट में क्या चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चला। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है क्या हुआ सर, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी गई, बट सर यहाँ पे क्या हुआ, इस डायरेक्टर को सीधा ही इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। तो सर ऐसा नहीं कर सकते, पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तब जाके आप जो है किसी और की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे लीगल इशू तो आपने समझ लिया कि हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर था। एनी पर्सन्स असेट who is head of some other organization cannot be attached in exercising the power of under section 337 and 339।
तो सर ये था केस लॉ नंबर 10। तो आज की क्लास छोटी रही क्योंकि वही टेक्निकल इशू को हम देख रहे थे कि ये करेक्ट हुआ या नहीं हुआ, बट कल से हम लोग फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बड़ी क्लास रखेंगे क्योंकि हमारी टीम हमारे साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।